नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। न्यूज़ पिकल के इस नए अंक में हम लोग चर्चा करेंगे चुनावी नतीजों की। अभी हाल ही में 2 राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम हमारे सामने आ गए हैं। अब जब चुनाव परिणाम आ गए हैं तो हर राजनीतिक दल और राजनीति के छात्र अपने अपने ढंग से चुनावों की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि दोनों राज्यों में जो रूलिंग पार्टी था वही चुनाव में वापसी करी है, अपने 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 शासन को रिटेन रखा है, लेकिन चुनावों की समीक्षा हर दल अपने अपने ढंग से कर रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी चुनाव परिणाम आए हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता अलग अलग बयानबाजी करने लगे और ये मतांतर मात्र 1 सप्ताह के अंदर अलग अलग क्वार्टर से अलग अलग उसका परिणाम का जो समीक्षा कर रहे हैं, अलग अलग कारण बता रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ईवीएम को कांग्रेस में चुनाव के हार का कारण मान रहे हैं। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, वो पिछले हरियाणा चुनाव का परिणाम भी ईवीएम को ही उसका कारण बताते हैं। हालांकि जब हम लोग एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में सभी न्यूज़ चैनलों ने और सारे सर्वे एजेंसियों ने कांग्रेस को एज दिखलाया था, हरियाणा के चुनाव में भी और महाराष्ट्र के चुनाव में कड़ी टक्कर दिखलाई थी, लेकिन चुनाव परिणाम बिल्कुल विपरीत हुआ। हरियाणा में बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कर ली और वही महायुति महाराष्ट्र में दोबारा सत्ता में वापसी करी है। पिछले हफ्ते जब CWC मीटिंग हुआ, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें भी हार का कारण ईवीएम को ही बताया गया है और जो उसके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं जयराम रमेश, उन्होंने मांग की है कि चुनाव की गिनती 100% वीवीपैट के मत को पर्चियों को भी गिना जाए और उसको ईवीएम से मिलान किया जाए। अभी तक तो बात सही है कि CWC और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक ही पेज में नजर आ रहे हैं, लेकिन कल मैं इंडियन एक्सप्रेस में पी चिदम्बरम, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता, उनकी लेख को पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने हार का कारण बिल्कुल अलग बताया है। उन्होंने अपने लेख में ईवीएम को कांग्रेस की हार के लिए दोषी नहीं पाया है। उनका मानना है कि जो बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति है, उस राजनीति की वजह से कांग्रेस का हार हुआ। वो अपने लेख में कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे बयान जिसमें उन्होंने कहा है एक हैं तो सेफ हैं, ये ध्रुवीकरण करने में कारगर हुआ। उनका ये भी मानना है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान भी ध्रुवीकरण के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ा रोल निभाया है। उनका तो यहाँ तक मानना है कि जब दशहरा के अपने भाषण में, जो हर साल दशहरा के दिन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत नागपुर के अपने हेडक्वार्टर में दशहरा के दिन जो भाषण देते हैं, उस भाषण का चर्चा करते हुए चिदम्बरम ने कहा है कि वहाँ भी हिंदू एकता की बात कही गई थी और हिंदू के बंटने की बात कही गई थी और ऐसा बताया गया था कि जब हिंदू बंटेंगे तो हिंदुओं पर खतरा बढ़ेगा। इन सब बयानों को वो ध्रुवीकरण के लिए उत्तरदायी मानते हैं और उनका मानना है इसी ध्रुवीकरण की वजह से महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। मेरा ये मानना है कि महिला मतों का बहुत बड़ा उनका महिला मत का प्रतिशतों का बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है चुनाव परिणाम और इस चुनाव नतीजे के लिए। आपका क्या मानना है? आप भी हमें मैसेज करके मुझे अपनी राय दे सकते हैं। मैं लगातार इंतज़ार करूंगा आपकी राय का। मैं मानता हूं कि महिलाओं का मिजाज अलग है, खुद से ज़्यादा परिवार के बारे में सोचती हैं, इसलिए जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषाई जंजालों से के चक्कर में पड़ती नहीं हैं और अपने लाभ के हिसाब से वोट डालती हैं।
अब हम लोग जब चुनावी समीक्षा ही कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बहुत बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। अगर आप हिस्ट्री को याद करें भारतीय चुनावी राजनीति में, तो 2001 में जब जयललिता तमिलनाडु में चुनाव लड़ रही थी, तब उन्होंने महिला कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा किया था। और आप ध्यान देंगे और याद करेंगे तो उस चुनाव में जयललिता जयराम बहुत अच्छे मतों से जीतकर चुनाव में वापसी करी थी। तो महिला शक्ति और महिला वोटों का जो ताकत है, सबसे पहले भारतीय राजनीति में हम लोगों को देखने के लिए उस चुनाव में मिला था। उसके बाद उसी चीज़ को दोहराया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जब 2006 में छात्राओं के लिए साइकिल बांटने का घोषणा किया था। आप बाद में देखेंगे कि उसका असर आज तक देखने को मिलता है वहाँ समाज में। महिलाएं और छात्राएं का आज का जो आप उस समय से लिटरेसी का तुलना करें, उनके नौकरी का तुलना करें, हर एक जगह उनका रेशियो पुरुषों की तुलना में उसके बाद काफ़ी बढ़ा है। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जब 2010 का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार बहुत भारी मतों से पुनः मुख्यमंत्री बने। और आज पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर काबिज हैं। उसके बाद भी जो अगला चुनाव हुआ, उससे पहले आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया था। इसके बाद वो महिलाओं के इतने चहेते हो गए कि उनको महिलाओं का भारी मत समर्थन मिलता है, और आज तक उनको सत्ता से कोई हिला नहीं पाया। हालांकि बिहार की राजनीति ऐसी है जिसमें किसी एक पार्टी को कभी भी सत्ता पिछले 20, 30, 40 सालों में अगर हम लोग बात करें तो किसी एक पार्टी को सत्ता नहीं मिला है, और सब गठबंधन की राजनीति करते हैं। तो नीतीश चाहे इस पाले में रहे या उस पाले में रहे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण वहाँ की महिलाएं हैं और महिला वोटरों का नीतीश को मिलने वाला समर्थन। मैं मानता हूँ कि पटना के इस प्रयोग के बाद इसी जादुई मंत्र का हर राज्यों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने इसी को फॉलो किया है। चाहे दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर एक जगह पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है, और वहाँ के चुनाव नतीजों में उनका जो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना और एक तरफा वोट देना परिलक्षित होता है। और पीछे ही की बात मैं अभी फिर आगे बढ़ाऊंगा। 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का ये हालत था कि कोई नहीं कह रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार दोबारा आएगी। और आपको ध्यान होगा कि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने लाडली बहना योजना लाया, और लाडली बहना योजना महिलाओं को इतना प्रभावित किया कि एंटी इनकम्बेंसी की हवा निकल गई, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गजब की वापसी करी और सभी राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। हालांकि बीजेपी बाद में मुख्यमंत्री के तौर पर एक अलग नाम, अपने लॉन्ग टर्म राजनीति को देखते हुए एक अलग नाम पे को सामने किया, और मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बने, और आज शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय राजनीति में आ गए हैं। लेकिन जो लाडली बहना योजना जिस हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म किया और बीजेपी की वापसी करी, उसी अब हम लोग अगर वर्तमान में आ जाएं तो उसी फॉर्मूले को झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने अपनाया। उनका मैया योजना इस चुनाव में जीत का सबसे बड़ा कारण बना, और सारे राजनीतिक समीक्षक आज के दिन में इस बात को मानते हैं कि मैया योजना और कल्पना सोरेन, इन दोनों का रोल इंडिया ब्लॉक को सत्ता में वापसी कराने में झारखंड में सबसे बड़ा रोल निभाया। अब महाराष्ट्र में चलें तो शिंदे सरकार भी अपने यहाँ लाडली बहना योजना के पैरेलल एक योजना महिलाओं के कल्याण के लिए उन्होंने भी वहाँ अनाउंस किया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए इस योजना को अनाउंस किया, और इसका असर साफ देखने को मिला महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों में।
इसलिए मैं मानता हूँ कि महिलाओं की भागीदारी सत्ताओं को उखाड़ फेंकती है या पुरानी सरकारों को दोबारा जमे रहने के लिए खाद पानी मुहैया कराती है, जो कि हम लोगों ने हरियाणा चुनाव में भी देखा, अभी झारखंड चुनाव में भी देखा, महाराष्ट्र चुनाव में भी देख रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टी को इस दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। ईवीएम पे खाली अगर आप ठीकरा फोड़ेंगे तो कोई जनता या मतदाता इसको नहीं मान रहा है, क्योंकि ऐसा कैसे संभव है कि एक राज्य में वही पार्टी जीत रही है, दूसरे राज्य में दूसरा पार्टी जीत रहा है। झारखंड में अगर आप कांग्रेस के चुनाव परिणाम पर नज़र डालेंगे तो उनको भयंकर सफलता मिली है। आज तक पिछले 10-15 साल के चुनाव में उनका विनिंग परसेंटेज झारखंड से ज़्यादा कहीं नहीं था। मात्र वो 30 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और 18 सीट पर कांग्रेस को सफलता मिली है। जेएमएम 34 सीट लाया है और आरजेडी 4 सीट लाया है और कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक 56 सीट लाकर झारखंड में काबिज हो गया है शासन पर। ऐसे ही हरियाणा चुनाव को हम लोग याद करें तो हरियाणा चुनाव में क्या हुआ था। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लाडली लक्ष्मी योजना की घोषणा करी थी, जिसमें 2100 रुपया महीना देने की बात करी थी। इवन रसोई गैस 500 रुपया का सिलेंडर देने का उन्होंने वादा किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अव्वल महिला योजना, एक योजना उन्होंने सामने लाया जिसमें ग्रामीण छात्राओं को अगर पढ़ने जा रही है तो उनको स्कूटी देने का प्रोमिस किया गया है। और ये तीनों योजना ऐसा महिलाओं को ये अट्रैक्ट किया कि जो कांग्रेस जो लड़ाई में बहुत आगे थी, कहाँ पीछे छूट गई और सारा एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में बीजेपी का खत्म हो गया और बीजेपी तीसरी बार लगातार वहाँ सत्ता में वापसी करी। तो खाली ईवीएम बोलकर आप चुनाव रिव्यू कैसे करेंगे, फिर आप में सुधार कैसे होगा। तो मैं तो मानता हूं कि अब राजनीतिक पार्टियों को पुराना ट्रेडिशनल तरीके से सोचना बंद कर देना चाहिए। और महिलाओं के केस में मैं ये मानता हूं कि इन योजनाओं का कहीं ना कहीं महिलाओं के जीवन स्तर में बहुत लाभ हुआ है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। इससे मैं मानता हूं कि इसका दूरगामी असर भी मिला। और दूरगामी असर बिहार में तो साफ साफ मैं देखता हूँ। वहाँ अगर आप सरकारी नौकरी में देखेंगे तो आज महिलाओं का रेशियो पुरुषों की तुलना में गजब बढ़ा है। पीछे से अगर तुलना करेंगे तो गजब का इंक्रीमेंट हुआ है, उनका शिक्षा व्यवस्था गजब का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब जब कुछ लोग इस पर भी बहस करते हैं, मैं किसी दूसरे वीडियो में मित्रों इस पर भी चर्चा करूँगा कि फ्री बीज की राजनीति देश के लिए अच्छा है खराब है। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाने अनजाने ये कहीं ना कहीं किसी वर्ग को लाभ भी देता है। महिलाओं को इन फ्रीबीज से जो लाभ मिला है, तो जो दशकों तक या 100 साल तक जो पिछड़ी थी, आज वो कदम से कदम मिलाकर सामने आ गई है। और मैं मानता हूँ कि ये देश के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैं आने वाला समय में ये भी चाहूँगा कि उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़े। इसके लिए अब राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि अब गहन समीक्षा करनी चाहिए, और लेकिन जात अगर ट्रेडिशनल वे में समीक्षा करेंगे कि इस जात का मुझे वोट मिला, इस जात का वोट नहीं मिला, ये कारण रहा, तो वो एक्सक्यूज है। आपको विचार करना होगा कि जनता क्या चाहती है। जिसमें डायरेक्ट लाभ अगर किसी वर्ग को मिल रहा है तो उसका सीधा समर्थन कैसे मिलता है। तो इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों को मैं मानता हूं कि इसमें महिला फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। ईवीएम को दोष देकर कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष या उसके कुछ नेता अपने पार्टी के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मित्रों, आप अपना राय देने के लिए मुझे स्वतंत्र हैं। आप बॉक्स में अपने राय दे सकते हैं। आपकी सहमति असहमति हो सकती है। और आने वाले समय में मैं और नज़दीक से इसी तरह चुनावों की समीक्षा करता रहूँगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।